जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जा रही है, चीजें और डार्क होती जा रही हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के कैरेक्टर्स एक नई अननोन दुनिया में एंटर करते हैं। इस जर्नी में वो सिर्फ अपसाइड डाउन के डेंजरस मॉन्स्टर्स के साथ फाइट नहीं करते, बल्कि अपने खुद के डीमंस और पास्ट का भी सामना करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है 8 सितंबर 1979 हॉकिंस नेशनल लैब से। डॉक्टर ब्रेनर एक टेस्ट सब्जेक्ट 010 पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तभी एक मिस्टीरियस हादसा होता है। सभी टेस्ट सब्जेक्ट्स मारे जाते हैं, बस 11 बचती है। फिर स्टोरी जंप करती है 1986 में। स्टारकोर्ट मॉल के हादसे के 8 महीने बाद जॉयस, विल, जॉनथन और 11 अब कैलिफोर्निया शिफ्ट हो चुके हैं। 11 अपनी पावर्स के जाने से स्ट्रगल कर रही है और स्कूल में दूसरे स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं। जॉनथन और नैन्सी अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते के इश्यूज डिस्कस करते हैं। जॉनथन अपने पिज्जा डिलीवरी वाले दोस्त एरगिल के साथ और नैन्सी अपने न्यूज़पेपर वाले कलीग फ्रेड बेंसन के साथ। एक दिन जॉयस के पास एक पैकेज आया जिसमें एक रशियन डॉल थी। जॉयस ने इसके पीछे का सीक्रेट समझने की बहुत कोशिश की, पर कुछ समझ नहीं आया। कंफ्यूज्ड और परेशान होकर उसने मरी को कॉल किया, क्योंकि उसे लगा कि शायद वो इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सके। मरी के साथ कंसल्ट करने के बाद जॉयस ने वो डॉल तोड़ दी और अंदर एक सीक्रेट लेटर मिला जिसमें लिखा था होप इज अलाइव। हॉकिंस में माइक, लूकस और डस्टिन ने एक नया डंजन्स एंड ड्रैगन ग्रुप ज्वाइन किया जिसका नाम है द हेलफायर क्लब। लेकिन मैक्स उनसे अलग हो गई और ज्यादातर अकेले रहने लगी। वो अभी भी पिछले साल के ट्रॉमा से उभर नहीं पाई। दूसरी तरफ लूकस अपनी इमेज को बदलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने बास्केटबॉल टीम ज्वाइन कर ली। उसका मानना है कि कूल गैंग का पार्ट बनने का ये सबसे तेज और इफेक्टिव तरीका है। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब हेलफायर क्लब का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट द कल्ट ऑफ वेक्ना और बास्केटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल एक ही दिन शेड्यूल था। डस्टिन और माइक ने लूकस को कन्विंस करने की कोशिश की कि वो शोडाउन मिस न करें, पर लूकस अपने डिसीजन पर अड़ा रहा। उसके लिए बास्केटबॉल का फिनाले ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब लूकस हेलफायर क्लब के इवेंट में नहीं गया तो उसकी बहन एरिका ने सब्स्टिट्यूट की तरह ग्रुप ज्वाइन किया। एक तरफ लूकस जो फिनाले में खेलता है और अपनी टीम के लिए एक क्रूशियल पॉइंट स्कोर करता है, दूसरी तरफ एरिका डाइस रोल करती है और फैंटेसी गेम में अपनी टीम को जिता देती है। दोनों सिबलिंग्स अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में हीरो बन जाते हैं। क्रिसी जो हॉकिंस हाई की स्टूडेंट है, एक दिन एडी से मिलती है। एडी जो हेलफायर क्लब का लीडर है और पार्ट टाइम डीलर भी, उसके साथ क्रिसी का कनेक्शन बन जाता है। क्रिसी अपनी रियलिटी से भागने के तरीके ढूंढ रही है और इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि वो एडी के घर जाकर ड्रग्स ट्राई करेगी। वो अपने नाइटमेयर से भागना चाहती है, लेकिन ड्रग्स लेने से पहले ही क्रिसी एक और टेरिफाइंग नाइटमेयर में घुस जाती है जो एक अलग डायमेंशन का हिस्सा लगता है। वहाँ एक ह्यूमनाइड क्रिएचर क्रिसी से कहता है कि उसका वक्त आ गया है और अब उसकी तकलीफ खत्म होने वाली है। एडी जो उसके पास था देखता है कि क्रिसी एक एपिलेप्टिक स्टेट में चली गई है। तभी अचानक क्रिसी हवा में उठती है और उसके हाथ, पैर और जॉ बहुत ही खतरनाक तरीके से ट्विस्ट हो जाते हैं। उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं और वो जमीन पर गिर जाती है, यानी उसकी मौत हो चुकी है। क्रिसी की भयानक मौत एक ऐसी चेन ऑफ इवेंट को ट्रिगर करती है जो हॉकिंस इंडियाना के फ्यूचर का फैसला करेगी। उधर मरी मैसेज डिकोड करने कैलिफोर्निया पहुंचता है। जॉयस को लगता है कि जिम हॉपर के बारे में पता लगाने का एक ही तरीका है, उस लेटर में दिए गए फोन नंबर पर कॉल करना। जब ये कॉल करते हैं तो एक आदमी एंजो फोन उठाता है। एंजो वही प्रिजन गार्ड है जहां हॉपर को बंदी बनाकर रखा गया है। एंजो जॉयस से कहता है कि अगर वो हॉपर को बचाना चाहती है तो उसे $40,000 लेकर अलास्का पहुंचना होगा और वहां एक स्मगलर यूरी से मिलना होगा। एंजो ये भी कंफर्म करता है कि हॉपर अभी जिंदा है और रशियन जेल से भागने के लिए एक मौका तलाश कर रहा है। दूसरी तरफ माइक 11 के साथ टाइम स्पेंड करने हॉकिंस से आया है, लेकिन 11 ने उसे अपने स्कूल की प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ नहीं बताया। उल्टा उसने माइक को एक फेक स्टोरी सुनाई कि उसकी स्कूल लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है और उसके पास दोस्तों का एक पूरा ग्रुप है। माइक, 11 और विल एक स्केटिंग आर्केड जाते हैं जहां उसकी सच्चाई सामने आ गई है। आर्केड में एंजेला भी है और जैसे ही उसकी नजर 11 पर पड़ती है वो मौका नहीं छोड़ती उसे पब्लिकली नीचा दिखाने का। वो 11 को सबके सामने बुली करती है, यानी 11 ने माइक के सामने अपनी जो इमेज बनाई हुई थी वो टूट रही है। वो एम्बैरेसमेंट और शर्म से डूब रही है कि अब माइक को उसकी कंडीशन के बारे में पता चल जाएगा। माइक और बिल के बीच भी उनकी अपनी ही शिकायतें चल रही हैं। 11 भी अपनी फ्रस्ट्रेशन से थक चुकी है और उसने डिसाइड किया कि वो अब एंजेला को उसकी हरकतों के लिए मजा चखाएगी। गुस्से से भरी 11 उसके पास जाती है और स्केटिंग बोर्ड से उसकी नाक तोड़ देती है। दूसरी तरफ नैन्सी अपने कलीग फ्रेड के साथ वहाँ जाती है जहाँ क्रिसी की मौत हुई थी। वहाँ वो एडी के अंकल वेन से मिलती है। उनका कहना है कि एडी किसी का मर्डर नहीं कर सकता। वेन नैन्सी को एक आदमी विक्टर क्रील के बारे में बताता है।
विक्टर के बारे में कहा जाता है कि उसने अपना संतुलन खो दिया है और अपनी फैमिली का मर्डर कर दिया है। विक्टर की वाइफ और बच्चों की लाशें एग्जैक्टली उसी तरह से मिली थी जैसे क्रिसी की। वेन को पूरा यकीन है विक्टर का क्रिसी के मर्डर से कोई ना कोई लिंक जरूर है, बट विक्टर तब से मेंटल असाइलम में बंद है जब उसने अपना क्राइम कमिट किया था। इस सब के बीच फ्रेड एक अननोन फोर्स के कंट्रोल में आकर जंगल की तरफ चला जाता है। वहाँ उसका सामना उसी ह्यूमनॉइड क्रिएचर से होता है जो क्रिसी के नाइटमेयर में था। फ्रेड भी उसी टेरिफाइंग तरीके से मारा जाता है जैसे क्रिसी को मारा गया था। जेसन जो क्रिसी का बॉयफ्रेंड है, एडी को ढूंढ निकालता है। पूरे शहर का मानना है कि क्रिसी के मर्डर के पीछे एडी का हाथ है, जबकि डस्टिन को यकीन है कि एडी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। डस्टिन और मैक्स एक टीम बनाते हैं और रॉबिन और स्टीव के पास जाते हैं, जो अब एक वीडियो रेंटल सेंटर में काम करते हैं। इनका प्लान है कि वीडियो सेंटर के डेटाबेस का यूज करके एडी को ढूंढा जाए और मिस्ट्री सॉल्व की जाए। वो अंदाजा लगाते हैं कि एडी एक ड्रग डीलर रीफर रिक के घर में छुपा हो सकता है। वीडियो सेंटर के डेटाबेस से रीफर रिक का एड्रेस मिलता है और लकीली वो एडी को वहाँ ढूंढ लेते हैं। एडी उन्हें उस रात के क्रीपी इवेंट्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि क्रिसी ऐसे बिहेव कर रही थी मानो वो किसी स्पेल के अंडर हो। डस्टिन फौरन ही एक थियरी बनाता है। वो बोलता है कि क्रिसी शायद वेक्ना के कर्स का शिकार हो गई थी। वेक्ना एक अनडेड क्रिएचर है और डंजन्स एंड ड्रैगन गेम के सबसे बड़े विलन में से एक है। लेकिन इस बार ये सिर्फ गेम तक लिमिटेड नहीं था, वो सच में एग्जिस्ट कर रहा था। वहीं पुलिस चीफ ने लेफ्टिनेंट कर्नल सुलिवन को क्राइम सीन पर बुलाया और जैसे ही सुलिवन ने मर्डर का मुआयना किया, उसे फौरन समझ आ गया ये किसी नॉर्मल किलर का काम नहीं है। उसका शक 11 पर गया। असल में सुलिवन एक ऐसे गवर्नमेंट फिक्शन का हिस्सा था जो 11 को स्टेट के लिए थ्रेट मानता था। उसका मानना था कि डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर 11 को सोवियत यूनियन की मदद के लिए ट्रेन कर रहे थे। सुलिवन सैम ओवेंस के पास जाकर उसे धमकाता है। वो जानना चाहता है कि 11 कहाँ छुपी है। ओवेंस को तभी समझ आ गया कि उसे फौरन 11 तक पहुंचना होगा और उसे एक सेफ जगह ले जाना होगा, वरना गवर्नमेंट उसे पकड़कर जेल में डाल देगी। वहीं एंजेला ने पुलिस को कंप्लेंट किया था, जिस वजह से 11 को कस्टडी में ले लिया गया है। अब उसका नाम सिस्टम में है और उसे जुवेनाइल करेक्शन होम भेजा जा रहा है, जबकि 11 यहाँ अपने बर्थ नेम जेन का यूज कर रही है। लेकिन इस बात का रिस्क है कि सुलिवन उसके रिकॉर्ड्स के जरिए उसे ढूंढ न ले। जब 11 को ले जाया जा रहा था, अचानक कई गाड़ियां आकर पुलिस व्हीकल को रोक देती हैं। कुछ लोग पुलिस ऑफिसर्स को बताते हैं कि उनके पास ऑर्डर्स है कि वो 11 को अपनी कस्टडी में ले लें। 11 को गड़बड़ी का एहसास होता है और वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। ये पूरा ऑपरेशन सैम ओवेंस ने प्लान किया था ताकि 11 को सेफ जगह ले जा सके। उधर जॉयस और मरी अलास्का जाने का प्लान बनाते हैं ताकि यूरी की हेल्प से जिम को छुड़ा सके। जोनाथन, माइक और बिल जॉयस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इन्हें क्या करना चाहिए। वहीं हॉकिंस में डस्टिन और उसके ग्रुप ने अपने काम को 2 पार्ट में बांट लिया। नैन्सी और रॉबिन लाइब्रेरी गईं ताकि वो विक्टर क्रील के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकें। वो एक ऑल्टरनेट थ्योरी के साथ आती हैं। अगर विक्टर क्रील सच कह रहा था तो उसकी फैमिली के मर्डर्स का जिम्मेदार वेक्ना था और वो इसलिए मेंटल असाइलम में था क्योंकि कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं थी। जबकि डस्टिन और स्टीव मैक्स के साथ काउंसलर के पास जाते हैं जो क्रिसी और फ्रेड का केस हैंडल कर रहा था, ताकि उन्हें विक्टिम के मेंटल स्टेट के बारे में कुछ पता चल सके। मैक्स काउंसलर के ऑफिस की चाबी चुरा लेती है। ये क्रिसी और फ्रेड के रिकॉर्ड्स देखते हैं। मैक्स को पता चलता है कि क्रिसी और फ्रेड में वही सिम्टम्स थे जो वो खुद भी काफी टाइम से महसूस कर रही है। वो ये देखकर काफी डर जाती है, बट वो ये बात किसी को नहीं बताती। मैक्स को लगता है कि अगर ये सच है तो इन्हें बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। उधर सैम ओवेंस ने जोनाथन के घर अपने एजेंट्स भेजे ताकि बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि उन्हें डर था कि कर्नल 11 को पकड़ने बच्चों के पीछे आएगा। जोनाथन ने प्लान बनाया कि ये हॉकिंस भाग जाएंगे। इन्होंने पिज्जा ऑर्डर किया जहां एर्गिल काम करता था। इन्होंने सोचा था कि ये उसके वैन में छुपकर निकल जाएंगे, लेकिन इनका प्लान बिगड़ जाता है। कर्नल के लोग इनके घर अटैक कर देते हैं। एक एजेंट जख्मी हो जाता है। बच्चे मौका देकर एर्गिल की वैन में निकल जाते हैं। वहीं मैक्स को महसूस हो गया था कि वो वेक्ना का अगला शिकार बनने वाली है। उसे पता है कि उसके पास सिर्फ थोड़ा ही वक्त है और उसे कोई सोल्यूशन निकालना होगा। नैन्सी और रॉबिन एक प्लान बनाती हैं। इनका प्लान है कि ये किसी बहाने से विक्टर क्रील से मिलने जाएं और वहाँ के डायरेक्टर से मिलने की कोशिश करें, क्योंकि विक्टर ही एक ऐसा विक्टिम था जो वेक्ना के हाथों से बच गया था और उसके पास शायद कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। गर्ल्स को विक्टर से मिलने का मौका मिलता है और वो अपनी कहानी सुनाता है। विक्टर बताता है कि 50s में वो अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। उसे लगा कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, पर उसके बाद कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। घर के आसपास मरे हुए जानवर मिलते हैं
और फिर जल्दी ही वेक्ना ने उसकी जिंदगी में घुसना शुरू कर दिया। उसने उसकी वाइफ और बच्चों को मार डाला, लेकिन किसी तरह वो बच गया। इसके बाद उसे मेंटल असाइलम भेजा गया, जहां उसने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्टर मिस्टर हैच ने उसे बचा लिया। गर्ल्स इससे पहले कि और कुछ पूछ पाती, इनका सच सामने आ जाता है और ये किसी तरह असाइलम से भाग निकलती हैं। ये नोटिस करती हैं कि विक्टर ने बताया था कि जब वेक्ना ने उसकी फैमिली को मारा तब बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था। वो सोचती है कि हो सकता है कि वो म्यूजिक ही विक्टर से बचने का रीजन रहा हो। इसी दौरान वेक्ना ने मैक्स को अपने कब्जे में ले लिया और स्टीव, डस्टिन और लूकस को ये समझ में नहीं आता कि उसे कैसे वापस लाया जाए। लेकिन वो रॉबिन और नैन्सी से कांटेक्ट करते हैं। वो उन्हें बताती हैं कि म्यूजिक प्ले करो। मैक्स की फेवरेट म्यूजिक स्टार्ट की जाती है और एक चमत्कार होता है। मैक्स वापस रियल वर्ल्ड में जिंदा आ जाती है। दूसरी तरफ रशियन फैसिलिटी में हॉपर अपने भागने के प्लान पर काम कर रहा है, जिसमें एंजो उसकी मदद कर रहा है। हॉपर और एंजो को फिर से पकड़ लिया जाता है। हॉपर को लग रहा है उसने जॉयस और मरी को खतरे में डाल दिया, जबकि यूरी उन्हें ड्रग देकर बेहोश कर देता है, क्योंकि उसका प्लान है कि वो जॉयस, मरी, हॉपर और एंटोनोव को सोवियत के हवाले कर दे और ज्यादा प्रॉफिट कमाए। वहीं डॉक्टर ओवेंस 11 को नीना प्रोजेक्ट ले जाता है, जो एक पुराना ICBM साइलो है। वहाँ ओवेंस और डॉक्टर ब्रेनर ने एक स्पेशल सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक बनाया है, जिसे नीना बोला जाता है। इसका पर्पस है 11 को हॉकिंस लैब के टाइम की मेमोरीज एक्सेस करने देना। पहली बार टैंक यूज करने के बाद 11 भागने की कोशिश करती है। ब्रेनर उसे कन्विंस करता है कि वो एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करे। उधर बच्चे मैक्स को स्ट्रिक्ट सुपरविजन में रखते हैं। वो मैक्स की बनाई हुई ड्राइंग्स देख रहे हैं। नैन्सी को रियलाइज होता है कि वो पेंटिंग्स एक्चुअली कुछ पार्ट्स हैं जो अगर एक साथ रखी जाए तो ये विक्टर क्रील के विला का स्ट्रक्चर बनता है। ग्रुप को पता चल जाता है कि इन्हें उसके घर जाना होगा। ये विला में छानबीन करते हैं, जबकि जेसन को एडी का ठिकाना मिल जाता है। एडी भागने की कोशिश करता है। जेसन अपने दोस्तों के साथ उसका पीछा करता है। वो जैसे ही उसे पकड़ने वाले थे, पैट्रिक गायब हो जाता है। अचानक पैट्रिक हवा में उड़ जाता है। उसके साथ भी वैसा ही होता है जैसा दूसरे विक्टिम्स के साथ हुआ था। वेक्ना को अपना तीसरा शिकार मिल गया है और ये सभी हॉकिंस के स्टूडेंट्स हैं। वहीं माइक को एक सीक्रेट नोट मिलता है जो मरते वक्त एजेंट ने दिया था। नोट में एक नंबर है, इससे ये 11 तक पहुंच सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि ये नंबर एक कंप्यूटर का है। अब इन्हें किसी हैकर की जरूरत है जो इस नंबर के थ्रू कंप्यूटर को हैक करे और फिर उस लोकेशन को फाइंड करे जिससे ये 11 तक पहुंच सके। जबकि हॉपर, जिसे फिर से पकड़ लिया गया है, उसे पता है रशियंस उसे डेमोगोर्गन के हवाले कर देंगे। अगर वो उससे बचना चाहता है तो उसे आग जलानी पड़ेगी। वो लाइटर का इंतजाम करता है। हम देखते हैं यूरी, जॉयस और मरी को उसी फैसिलिटी में ले आया है जहां हॉपर है। मरी यूरी बनकर जेल में घुस जाता है। हॉकिंस में जेसन ने पैट्रिक के साथ जो हुआ देख लिया है। उसे लगता है एडी बस एक वेसल है और शैतान उससे ये सब करवा रहा है। वो पब्लिक मीटिंग में घुस जाता है और लोगों को बताता है कि एक शैतानी कल्ट इनोसेंट लोगों पर जादू कर रहा है और उन्हें मार रहा है। वो हेलफायर क्लब को इसका जिम्मेदार मान लेता है, जिसमें लूकस, माइक और डस्टिन है। एरिका, जो मीटिंग में है, लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि ये सिर्फ एक फैंटेसी गेम है, डंजन्स एंड ड्रैगन्स, पर लोग गुस्से में अंधे हो जाते हैं और किसी पर भी ब्लेम डालना चाहते हैं। दूसरी तरफ डस्टिन और बाकी लोग एडी से मिलते हैं, जो अब तक छुप रहा था। डस्टिन अपने कंपास की माल फंक्शनिंग देखकर क्यूरियस हो जाता है। वो सोचता है कि कंपास का गलत डायरेक्शन पॉइंट करने का रीजन कुछ और हो सकता है। उसकी ये थियरी है कि आसपास कोई ना कोई गेट तो होगा जो अपसाइड डाउन में ले जाता है और वही कंपास को डायरेक्शन दे रहा है। वो कंपास के डायरेक्शन फॉलो करते हैं और लेक तक पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि गेट शायद पानी के अंदर हो सकता है। एडी, स्टीव, रॉबिन और नैन्सी बोट में चढ़ते हैं, जबकि डस्टिन, लूकस और मैक्स किनारे पर उनके सिग्नल का वेट करते हैं। डस्टिन की थियरी सच हो जाती है जब स्टीव पानी में कूद जाता है। उसने गेट ढूंढ लिया है, लेकिन जैसे ही वो बोट में चढ़ने वाला होता है, कोई क्रिएचर उसे खींच लेता है। नैन्सी, रॉबिन और एडी भी उसे बचाने लेक में कूद पड़ते हैं। आखिरकार ये सभी खुद को अपसाइड डाउन में फंसा हुआ पाते हैं। यहाँ उड़ते हुए क्रिएचर्स इन पर अटैक करते हैं। अपसाइड डाउन की एक अजीब चीज थी कि ये बिल्कुल असली दुनिया जैसी दिखती है, बस फर्क ये है कि यहाँ मॉन्स्टर्स छुप कर रहते हैं। नैन्सी ने बताया कि उसके घर में गन्स हैं और अगर वो वहाँ जाकर उन्हें ले आती तो शायद उन्हें वेक्ना और बाकी क्रिएचर से लड़ने का बेहतर चांस मिलता। नैन्सी जब अपसाइड डाउन में अपने घर पहुँचती है तो वो गन्स ढूंढती है, लेकिन उसे नहीं मिलती। ये स्ट्रेंज था क्योंकि अपसाइड डाउन में चीजें असली दुनिया की तरह होनी चाहिए थी। वो अपनी डायरी पढ़ती है और उसे समझ आता है कि वहाँ अभी 1983 है, जबकि असली दुनिया में 1986 चल रहा है। स्टीव को दूर से डस्टिन की आवाज सुनाई देती है।
वो SOS के जरिए उससे कांटेक्ट करते हैं। डस्टिन उन्हें बताता है कि हर मर्डर साइट पर एक गेट मिलेगा। अगर वो वाटर गेट से निकल नहीं पा रहे, जहाँ काफी पहरा है, तो उन्हें किसी और गेट की तलाश करनी होगी। ये क्रिसी के मर्डर वाली जगह पहुँचते हैं। इन्हें दूसरी साइड पर डस्टिन नजर आता है। ये सब एक एक करके दूसरी साइड चले जाते हैं, लेकिन जब नैन्सी की बारी आती है तो वो वापस अपसाइड डाउन में गिर जाती है। वेक्ना उसे पोसेस कर लेता है। वो विक्टर क्रील के घर में फंस जाती है। वहीं रशियंस ने अपने प्लान को आगे बढ़ाते हुए हॉपर, एंजो और बाकी सबको एरेना में डाल दिया, जहां उन्हें डेमोगॉर्गन का सामना करना है। मरी गन पॉइंट पर मशीन्स को कंट्रोल करता है और हॉपर और एंजो को भागने का रास्ता दे देता है। आखिरकार हॉपर जॉयस से मिलता है और सुकून की सांस लेता है। दूसरी तरफ सैम ओवेंस को पता है कि इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि कर्नल और उसके लोग यहाँ कभी भी आ सकते हैं। डॉक्टर ब्रेनर का कहना है कि 11 ट्रॉमेटाइज्ड है और वो प्रोग्रेस की बजाय पीछे जा रही है। उसके सबकॉन्शियस में जो चल रहा है उससे वो काफी डर गई है और सोचती है कि वो खुद एक मॉन्स्टर है। डॉक्टर उससे कहता है कि वो हमेशा सच से भाग नहीं सकती और अपनी पावर्स वापस पाने के लिए उसे अपने डर का सामना करना होगा। डॉक्टर ब्रेनर टाइमलाइंस के बीच जंप कर रहा है और वो उन मूवमेंट्स को रिक्रिएट कर रहा है जो उसके हिसाब से 11 की पावर्स वापस लाने में मदद कर सकती हैं। वक्त की कमी की वजह से वो सिर्फ उन मूवमेंट्स को ढूंढ रहा है जो 11 के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर उस दिन को पिक करता है जब 11 को नंबर 2 और बाकियों ने मारा था। डॉक्टर ब्रेनर ने 2 को इन्फर्मरी भेज दिया था। एक लड़का जो वहाँ काम करता था 11 को वार्न करता है कि जब 2 बाहर आएगा तो वो उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा और डॉक्टर ब्रेनर इस सब को अलाउ करेगा क्योंकि ये उसके प्लान का हिस्सा है। वो लड़का 11 की मदद करता है और उसे गाइड करता है और धीरे धीरे 11 को समझ आता है कि दोनों को एक इविल साइंस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना दिया गया है। ये दोनों मिलकर फैसिलिटी से भागने का प्लान बना लेते हैं और फिर 11 को पता चलता है कि वो कोई आम वर्कर नहीं बल्कि वन है, वो पहला बच्चा जिसे डॉक्टर ब्रेनर फैसिलिटी में लाया था और जिसने ये पूरा साइंटिफिक रिसर्च और एक्सप्लोरेशन की शुरुआत की थी। वन असल में हेनरी क्रील है जो विक्टर क्रील का बेटा है। उसने अपनी साइकोकाइनेटिक पावर्स यूज करके अपनी माँ और बहन को मार दिया था। इसके बाद वो कोमा में चला गया और ब्रेनर की देखरेख में था, जहाँ उसे ब्रेनर के एक्सपेरिमेंट्स के लिए सब्जेक्ट 001 बनाया गया। बाद में वही हेनरी 11 का फ्रेंड बना। 11 को फाइनली याद आता है कि हेनरी ने लैब में खून खराबा किया था और उसे भी मारने की कोशिश की थी। जब उसने हेनरी के एम्बिशंस को सपोर्ट करने से मना कर दिया, 11 ने हेनरी को ओवर पावर किया और उसे अपसाइड डाउन में भेज दिया, जहां वो वेक्ना बन गया। वेक्ना नैन्सी को एक विजन दिखाता है जिसमें हॉकिंस पूरी तरह तबाह हो गया है। इसके बाद वो उसे छोड़ देता है। ग्रुप समझाता है कि वेक्ना को अपने प्लान को पूरा करने के लिए 4 गेट्स की जरूरत है और मैक्स अपने आप को बेट बनाने का फैसला करती है ताकि वेक्ना उसे पोसेस करे और बाकी लोग उस पर अटैक कर सकें। 11 अपनी पावर्स का यूज करके इस प्लान के बारे में जान लेती है और डॉक्टर ओवेंस से हॉकिंस पहुंचने का रास्ता अरेंज करवाती है, लेकिन ब्रेनर ओवेंस को बंद कर देता है और 11 को ड्रग देकर उसकी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए उसे फोर्स करता है। 11 ब्रेनर पर इल्जाम लगाती है कि वो उसे हेनरी को अपसाइड डाउन से लाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तभी कर्नल और उसकी फोर्सेस साइट पर पहुंचती हैं और स्टाफ को मार देती हैं, सिर्फ डॉक्टर ओवेंस को छोड़कर। ब्रेनर 11 के साथ भाग जाता है, लेकिन एक सोल्जर मिलिट्री हेलीकॉप्टर से उसे मार डालता है। 11 अपनी पावर से हेलीकॉप्टर को तोड़ देती है और जैसे ही माइक का ग्रुप पहुंचता है, ब्रेनर मर जाता है। 11 सैड है, लेकिन उसके एक्शंस को माफ नहीं करती। डॉक्टर ओवेंस को कस्टडी में ले लिया जाता है। वहीं हॉपर, जॉयस, मरी, यूरी और एंटोनोव प्रिजन से भाग निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक रूम मिलता है जिसमें क्रायोजेनिक टैंक्स में फ्रोजन डेमोगॉर्गन्स हैं और एक हीटेड सेल जिसमें माइंड फ्लेयर का एक टुकड़ा है। कुछ गार्ड्स इंक्लूडिंग आइवन एडल्ट डेमोगॉर्गन के थ्रू मारे जाते हैं, जबकि हॉकिंस ग्रुप अपना प्लान अमल में लाता है। मैक्स, लूकस और एरिका क्रील हाउस जाते हैं, जबकि स्टीव, नैन्सी और रॉबिन उसके अपसाइड डाउन काउंटर पार्ट्स में जाकर वेक्ना पर अटैक करते हैं। डस्टिन और एडी बैट्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और एडी अपनी जान देकर खुद को कुर्बान कर देता है। 11 का ग्रुप एक मेकशिफ्ट सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक सर्फर बॉय पिज्जा रेस्टोरेंट में बनाता है, जिससे 11 अपने साइकिक प्रोजेक्शन का यूज कर सकती है और मैक्स के दिमाग को वेक्ना से बचाने की कोशिश करती है। मैक्स क्रील के एटिक में हेलुसिनेट करना शुरू करती है, लेकिन वेक्ना से बचने के लिए एक याद में चली जाती है। वेक्ना और 11 दोनों उस याद में एंटर करते हैं, लेकिन वेक्ना आखिरकार 11 को हरा देता है। वो दोनों लड़कियों के साइकिक अवतार को माइंड लेयर में खींच लेता है और उन्हें वाइन से बांध देता है। वो 11 को बताता है कि उसने माइंड फ्लेयर को बनाया
और तब से अपसाइड डाउन को कंट्रोल कर रहा है। माइक 11 से अपने प्यार का इजहार करता है, जिससे 11 को इतनी ताकत मिलती है कि वो मैक्स को वेक्ना के कंट्रोल से आजाद कर सके। लेकिन जेसन के इंटरफेयर करने से मैक्स अपनी चोटों से मर जाती है। हॉपर, जॉयस और मरी फिर से प्रिजन में जाकर देखते हैं कि माइंड फ्लेयर के पार्टिकल्स जो सेल से निकल गए थे, उन्होंने फ्रोजन डेमोडॉग्स को जिंदा कर दिया है। मरी यूरी के फ्लेम थ्रोअर से डेमोडॉग्स को मार डालता है, जिससे वेक्ना का हाइव माइंड कमजोर पड़ जाता है। कुछ ही देर में हॉपर एडल्ट डेमोगॉर्गन का सिर काट डालता है। अपसाइड डाउन में क्रील एटिक के वर्जन में स्टीव, रॉबिन और नैन्सी वेक्ना के असली रूप पर अटैक करते हैं और उसे आग लगा देते हैं। वेक्ना बहुत जख्मी हो जाता है, लेकिन वो क्रील हाउस से भाग जाता है। 11 अपनी पावर्स का यूज करके मैक्स को जिंदा कर देती है, लेकिन मैक्स का कुछ देर के लिए मरना वेक्ना के गेट्स को खोल देता है, जिससे हॉकिंस में काफी तबाही मच जाती है और जेसन मारा जाता है। 2 दिन बाद शहर एक अर्थक्वेक से उभर रहा है। सब लोग मिलते हैं, लेकिन मैक्स कोमा में है। बिल को एहसास होता है कि वेक्ना अभी भी जिंदा है। इसके बाद 4 गेट से काले धुएं उठते हैं। एक सुपरनैचुरल स्टॉर्म आसमान में उभर आता है और अपसाइड डाउन के स्पोर्स हॉकिंस के ऊपर गिरते हैं। इसी के साथ सीजन 4 यहीं खत्म हो जाता है। जल्दी ही सीजन 5 आने वाला है। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और टाइम पर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। बाय, अपना ख्याल रखिए।